दोस्तों, आज हम इस चर्चा में हमने शामिल किया है विज्ञान और अध्यात्म से जुड़ी हुई एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरी को। और इस थ्योरी के अंतर्गत आप सीखेंगे और आप ये जानेंगे कि कैसे इस धरती पर मानव का विकास हुआ, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ऑन दिस अर्थ। तो कैसे हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, हमने इससे पहले जिस बारे में चर्चा की थी आप उसको बिल्कुल देखे होंगे, सुने होंगे। तो हमने वहाँ पे ये आपको बताया कि किस प्रकार से आध्यात्मिक ऊर्जा ने इस पृथ्वी से मिल करके पहले जीव को निर्मित किया। आरएनए का निर्माण हुआ, आरएनए से डीएनए बना और डीएनए से एक कोश के जीव धीरे धीरे विकसित हुआ और वो बहुकोश के जीव में बदल गया। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे मानव का विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ मानव का, और कैसे मानव के पास ही ये क्षमता है, ये बुद्धि है कि वो सभी जीवों से बेहतर सोच सकता है। इंटेलिजेंस का हाईएस्ट लेवल है सिर्फ मानव के पास, सिर्फ इंसान के पास। इसके पीछे का क्या रहस्य है? बाकी के जीव क्यों इतने बुद्धिमान नहीं हैं? वो स्कूल नहीं जाते, वे अच्छा पहनते नहीं, हालांकि पहनते ही नहीं हैं, खाते नहीं, और अन्य ऐसी चीज़ें हैं जो आप करते हैं लेकिन वो नहीं करते हैं। तो इसके पीछे का क्या रहस्य है, इसको हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे पूर्वज बंदर हैं या फिर कोई और है। इस बारे में हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये जानेंगे कि सबसे पहली चीज़ कि ये प्रकृति, ये नेचर क्या है, क्योंकि नेचर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आगे की चर्चा हमारी इसी पर बेस्ड है, इसी पर आधारित है। तो क्या है प्रकृति? सबसे पहली चीज़, प्रकृति जिसे हम नेचर कहते हैं, ये है पृथ्वी और ऊर्जा का एक अनोखा मिश्रण है या एक संयुग्मन है, ऐसा कह सकते हैं हम। इस नेचर में क्या है? पृथ्वी है और ऊर्जा है, दो चीज़ें हैं, पृथ्वी और ऊर्जा। ये दोनों मिल करके नेचर यानी कि प्रकृति को बनाते हैं। और इस प्रकृति ने क्या बनाया? इस प्रकृति ने सृष्टि को बनाया, या फिर यूँ कहें कि ये पूरी पृथ्वी, ये पूरी प्रकृति एक प्रकार से एक सृष्टि है, एक रचना है, जिसमें पूरे ब्रह्मांड के जो तत्व हमने इसके पहले के वीडियो में हमने विभाजित किया, पूरे ब्रह्मांड को द्रव्य और ऊर्जा में, और द्रव्य को 5 तत्वों में और ऊर्जा को 2 प्रकार की ऊर्जा में डिवाइड किया। तो उस तरह से ये जो नेचर है, ये ऊर्जा और द्रव्य का एक मिश्रण है, और जिसने जीवन की शुरुआत की इस धरती पर। तो प्रकृति क्या है? पृथ्वी और ऊर्जा का एक मिश्रण है, और ये नेचर है, ये प्रकृति है। हमने कहा कि आरएनए से डीएनए और डीएनए के बाद प्रोटीन बनी और पहले जीव का निर्माण हुआ। इस प्रकार जीव की रचना शुरू हुई। शरीर रचना की जो शुरुआत हुई, इस शरीर रचना में सबसे पहले क्या हुआ? जो आद्य पृथ्वी थी, शुरुआती पृथ्वी पर जब जीवन पनप रहा था, शुरुआत हो रही थी, तब एक एक करके जीव नहीं बना। जीवों का विस्फोट हुआ, कोशिकाओं का विस्फोट हुआ, और एक ही जीव से पूरे जीव नहीं बने हैं। ये मत समझिए कि एक ही डीएनए से या एक ही आरएनए से ये सृष्टि के पूरे जीव बन गए, ऐसा नहीं है। जीवों का विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट में कई तरह के जीव बने, कई तरह की जातियां बनी। जैसे एक कोशिकीय जीव से विस्फोट में मान लीजिए कि एक प्रोटिस्टा और एक कवक बना। तो प्रोटिस्टा ने आगे विकास करके इवोल्यूशन के थ्रू क्या बनाया? जंतु जगत को बनाया। जाहिर सी बात है, ये वैज्ञानिक भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, आप भी जानते हैं। और जो कवक है उसने पादप जगत को बनाया, जिसमें तमाम तरह की वनस्पतियाँ हैं, पौधे हैं, पेड़ पौधे बहुत सारे आप जानते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि लगभग 8.7 मिलियन स्पीसीज हैं इस धरती पर। कितनी? 8.7 मिलियन स्पीसीज हैं, और जिनमें से लगभग 1.5 मिलियन स्पीसीज को एक्सप्लोर कर लिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, और बाकी के स्पीसीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है। और ये एक विस्फोट के थ्रू हुआ। इसमें जब निर्मित हुए तमाम तरह के जीव, तो उनमें कई तरह के जीव ऐसे थे जो बनने के तुरंत बाद नष्ट हो गए। और वे क्यों? क्योंकि वे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उस समय के जो पृथ्वी पर जो इन्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए, और वो नष्ट हो गए। शुरुआती जीव जो बना वो भोजन पर निर्भर नहीं था। आप जानते हैं कि आरएनए या डीएनए को जीवित रहने के लिए किसी भोजन की आवश्यकता नहीं होती, इसको मैंने पहले ही बता रखा है। उसको जीवित रहने के लिए एक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक ईश्वरीय ऊर्जा या दैवी ऊर्जा जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन जब कोशिकाओं का आकार बढ़ना शुरू हुआ, तब उनके जीवित रहने के लिए एक अलग से ऊर्जा की आवश्यकता हुई, जिसे हमने भौतिक ऊर्जा कहा था। और इस ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाने के लिए इस नेचर ने, इस प्रकृति ने उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं की, जैसे कि पादप जगत की रचना की, जिसमें तमाम तरह के पौधे जो भोजन का स्रोत थे जंतुओं के लिए,
और जंतु भी जंतु के लिए भोजन का स्रोत बनते गए, जिससे उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा पे अपना जीवन यापन ना करना पड़े। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, तो भौतिक ऊर्जा से वे अपना जीवन यापन करते रहे और आगे विकास की प्रक्रिया में शामिल होकर के इवोल्यूशन के थ्रू, जीव विकास के थ्रू अपनी पीढ़ियों में आगे बढ़ते हुए चले गए। जो जीव बने थे उनमें जीने के लिए संघर्ष शुरू हुआ, जिसे जीवन संघर्ष आप जानते हैं, वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बता रखा है। आप जानते हैं कि जीवन संघर्ष एक तरीके से ऐसा संघर्ष है जिसमें वही जीव आगे बढ़ता है जो उस जीवन संघर्ष में जीतता है, अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर पाता है, स्थिर कर पाता है, अनुकूलित कर पाता है, वही जीव विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है और अपनी पीढ़ियों दर पीढ़ियों में अपनी जैसी संतानों को जन्म देता है और वो अपनी वंश को बनाए रखता है। सृष्टि में प्रकृति द्वारा बनाए गए हजारों जीवों में जीवन संघर्ष शुरू हुआ और इस जीवन संघर्ष में वही जीव जीवित रह पाया, स्थिर रह पाया, जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूलित कर पाया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, प्राकृतिक चयन, जो कि डार्विन, लेमार्क, कई सारे वैज्ञानिकों ने इस पर चर्चा की। किसी ने इस पर विवाद अपने दिए, किसी ने आलोचना की, किसी ने इसके पक्ष में बातें की, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन वाकई ये बिल्कुल सत्य बात है और ये होता है। और ये प्रारंभिक आद्य पृथ्वी पर ये बहुत ही ज़्यादा तरीके से हुआ और ये सबसे महत्वपूर्ण एक प्राकृतिक घटना है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल सिलेक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक चयन। अब जो हजारों की संख्या में मिलियंस ऑफ स्पीसीज जो बनकर तैयार हुई थी, इनको संभालने के लिए, इनकी देखभाल के लिए, इनको सही दिशा देने के लिए ज़रूरी था कि इस पृथ्वी पर किसी ऐसे जीव का बुद्धिमान होना, उसकी दिमागी या मानसिक लेवल से उच्च होना बेहद ज़रूरी था, जिससे कि वो अपने साथ साथ दूसरे जीवों को भी उनको सही दिशा दे, उनकी देखभाल कर पाए। और इसलिए इस नेचर ने सेलेक्ट किया, चुनाव किया एक ऐसे जीव का जो इस कार्य को बेहतर तरीके से कर पाए। और ऐसा इस नेचर ने, इस प्रकृति ने कई जीवों के साथ किया। ये मेरी थ्योरी है। मैं कहता हूँ कि नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया में कई जीवों को लिया गया, क्रमवार कई जीवों को लिया गया, बारी बारी से कई जीवों का क्रम आया, लेकिन प्राकृतिक नियमों का भली भांति और सही तरीके से पालन नहीं हो पाया। आप सोचिए, अगर शेर को आप जितनी बुद्धि मिल जाए तो क्या करेगा? पूरी सृष्टि में उसी का राज हो जाएगा और लोगों को तो ख़त्म ही करेगा, बहुत कुछ ख़त्म करेगा वो। अगर ये जो दिमाग आपके पास है, मेरे पास है, इसको चींटी को दिया जाए तो वो क्या करेगी? बोलिए क्या करेगी? अगर यही दिमाग जो आपके पास है, मेरे पास है, इसको डायनासोर को दिया जाए तो क्या करता? वो तो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देता। मैं मानता हूँ कि ये क्रम उसको दिया गया होगा, डायनासोर्स को ये दिया गया होगा चयनवाद के थ्रू कि आप इस धरती पर एक संरक्षक के तरीके जीवों की देखभाल करें, अपने साथ साथ दूसरों का भी यहाँ पे देखभाल करें। और इस क्रम में हो सकता है कि वो इस क्रम के लिए फिट ना बैठा हो सकता है कि उसने वही किया हो जो मैं सोच रहा हूँ, यही कि उसने चीज़ों को नष्ट करना शुरू किया हो और यही रीज़न था कि वो ख़त्म हो गए, नष्ट हो गए। ऐसे ही कई जीवों को क्रमवार ये जो उपहार है ये प्रकृति के द्वारा दिया गया, लेकिन प्रकृति के नियम सही तरीके से चल नहीं पा रहे थे और इसी नेचुरल सिलेक्शन में एक क्रम आया एक ऐसे जीव का जिसका परिणाम इंसान है, एक मानव है, हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं। ये कैसे हुआ? नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हुआ और ये सत्य है, 100% सत्य है, मैं इसे प्रूव कर सकता हूँ। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर हैं और मैं कहता हूँ कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं हैं, क्योंकि अगर हमारे पूर्वज बंदर होते तो अभी भी हमारे पास आसपास कुछ बंदर होते हैं, उनमें इंसानी हरकत है लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में है। हजारों सालों से वो हमको देखकर सीखते आ रहे हैं, लेकिन आज भी उनके अंदर ऐसा कोई ढंग का काम नहीं है जो इंसानों जैसा हो। हालांकि कुछ अपवाद होंगे जिनको सिखाया गया होगा, पाला गया होगा घरों में, उनके पास वो बुद्धि होगी, वो दिमाग होगा थोड़ा सा, लेकिन इंसानों जैसे वो जंगल में रह करके बिहेव नहीं करते, व्यवहार नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज बंदर नहीं हैं। नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू बंदरों की एक उपजाति को
बंदरों की एक उपजाति को नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू उनको सेलेक्ट किया गया, उनको चुना गया, प्रकृति के द्वारा उनको चुना गया ज्ञान और बुद्धि देने के लिए, ज्ञान और बुद्धि देने के लिए। और जब ये ज्ञान और बुद्धि, समझ, इंटेलिजेंस जब दी गई उस विशेष उपजाति को, तो थोड़े से लोगों को नहीं दी गई, उन विशेष उपजाति की पूरी कौम को या पूरी उपजाति को दिया गया। समझिए, पूरी उपजाति को दिया गया। और पूरी की पूरी उपजाति जैव विकास की प्रक्रिया में शामिल होकर के इंसान में परिवर्तित होने लगी धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। और जिसका रिजल्ट क्या हुआ, आज का वर्तमान मानव, ये जो भी कुछ हमारे पास है, आपके पास है, कपड़े या अच्छा खाना या घर, जो भी दिमाग या जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं, ये सब जो हम यूज करते हैं अपने रेगुलर लाइफ में, या जो कुछ हम अपने पास जमा करते हैं, इन सब के पीछे का जो राज है वो है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। समय ऐसा भी आ सकता है कि आपको इस प्राकृतिक चयन से हटा दिया जाए और आपकी जगह कोई दूसरा जीव आ जाए। इंसान के बाद कोई दूसरा जीव आ सकता है। जो हमारे पास बुद्धि है, जो दिमाग का लेवल है, ये एक उपहार है, एक गिफ्ट है इस नेचर से, इस प्रकृति से। क्यों? क्योंकि इसने आपको चुना है कि आप इस धरती की देखभाल करिए। तो अब बताइए, क्या ये इंसान इस धरती की देखभाल कर रहा है? बिल्कुल ये कर रहा है। आप सोचते हैं कि बगल का पड़ोसी बहुत दुष्ट है, तो बगल का पड़ोसी अच्छा भी तो होगा, कोई ना कोई। समाज में कोई एक गंदा व्यक्ति है तो समाज में कोई अच्छा व्यक्ति भी होगा। सभी के सभी लोग गंदे नहीं होते और सभी के सभी लोग दुराचारी या नालायक तरीके नहीं होते। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग संत पुरुष और कुछ लोग तपस्वी होते हैं जो सोचते हैं इस प्रकृति के बारे में। तो इंसान सभी बुरे नहीं होते, लेकिन शेर सभी बुरे होते हैं। वो आपको खा जाएंगे, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वक्त पड़ने पर वो खा जाएगा। सांप कितना भी सुंदर क्यों ना हो, काट लेगा आपको। लेकिन इंसान हमेशा ऐसा नहीं करता। इंसान सोचता है, उसके पास इंटेलिजेंस है, उसने बुद्धि का सही इस्तेमाल किया और इसलिए आज तक इस पृथ्वी पर रुका हुआ है, टिका हुआ है और प्राकृतिक नियमों को पालन करते हुए आगे भी ये टिका रहेगा। हमारे सभी पूर्वज जैव विकास की उस प्रक्रिया में शामिल हुए और पूरे के पूरे पूर्वज जैव विकास की प्रक्रिया में शामिल होकर के अपने ज्ञान को अपनी पीढ़ियों में बांटते हुए, भेजते हुए, वे सभी के सभी पूर्वज हमारे धीरे धीरे इंसानों में तब्दील हो गए। हमारे पूर्वज बंदर नहीं हैं, बंदरों की एक उपजाति है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल है, ऐसा 100% सत्य भी है। हमारे पूर्वज जितने भी थे वो सभी के सभी जैव विकास की प्रक्रिया में शामिल होकर के अपने शारीरिक और मानसिक बदलाव को अपनी पीढ़ियों में भेजते रहे और धीरे धीरे उनमें प्राकृतिक चयन के कारण सुधार हुआ, मानसिक लेवल पर और शारीरिक लेवल पर। और जिसके कारण हमारे पास, आपके पास या इंसानों के पास बुद्धि का स्तर, शारीरिक स्तर दोनों बढ़ता हुआ चला गया। और इन सब के पीछे प्राकृतिक चयन है और ये प्राकृतिक चयन इतना कारगर है, इससे बेहतर कोई कारगर चीज़ नहीं है। और दूसरी खास चीज़ ये है, ध्यान सुनिए, इस चीज़ को ध्यान सुनिएगा। ये जो प्रकृति है आपको बहुत कुछ देना चाहती है, आपको ही नहीं सबको देना चाहती है, जो भी इस चीज़ को ले पाए। इस नेचर ने ज्ञान का स्रोत खोल रखा है, बस आपको उस ज्ञान के स्रोत को लेना आना चाहिए। क्यों, कैसे आप इस ज्ञान के स्रोत से जुड़ सकते हैं, कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए सिर्फ आपको बस एक ही काम करना है, प्राकृतिक नियमों का पालन करना है। इस नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो नियम शुरुआती दौर में अपनाए गए, जो विकास की प्रक्रिया में शामिल हुए उन बंदरों की उपजाति के द्वारा, उन्हीं नियमों को हमें और मजबूत करना है और प्राकृतिक नियमों के साथ, और हमें प्रकृति के बारे में सोचना होगा। और तब देखिए, क्योंकि आपका जो शरीर है वही प्रकृति है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आप प्राकृतिक हैं या फिर मानव निर्मित हैं। आप सोचेंगे कि हमको तो माता पिता ने बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भी प्राकृतिक हैं, हम भी प्राकृतिक हैं, सभी मानव कैसे हैं, प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। और इसलिए आपका सीधा संपर्क प्राकृतिक चीज़ों से है, आपका सीधा संपर्क इस प्रकृति से है, तो आप बेहद बिल्कुल आसानी से आप जुड़ सकते हैं।
तो इस तरह से हम जुड़ भी सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा भी सकते हैं। तो आज की हमारी चर्चा यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट चर्चा में, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और फिर आगे हम चर्चा करेंगे एक किसी विशेष टॉपिक पर। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट